हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन पर। गाइस, आज हम सीखने वाले हैं क्लास 9th साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे इस चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो ये जो चैप्टर का नाम है, इसमें ही हमें थोड़ा सा पता चल रहा है कि हम इस लेसन में क्या सीखने वाले हैं। तो हम इस लेसन में यह सीखने वाले हैं कि जो हमारे सराउंडिंग्स का मैटर होता है उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेने वाले हैं। जैसे ही हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, हमें बहुत सी वैरायटीज़ की चीज़ें दिखाई देती है। वो डिफरेंट शेप की होती है, डिफरेंट साइजेस की होती है, डिफरेंट टेक्सचर होता है उनका। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल। इस यूनिवर्स में सभी चीज़ें एक मटेरियल से बनी है, और साइंटिस्ट ने उसे नाम दिया है मैटर। जो हवा हम सांस लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स, पौधे और एनिमल्स, और एक पानी की बूंद से लेकर सैंड के पार्टिकल तक सभी चीज़ें मैटर है। आप भी अपने आजू बाजू देख सकते हो, और ये सभी चीज़ें जो आप अपने आजू बाजू देख लो तो आपको ये पता चलेगा कि ये सभी चीज़ें स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, और उन्हें कुछ तो मास है। इन अदर वर्ड्स मैं कहना चाहता हूँ कि ये सभी चीज़ों को मास और वॉल्यूम है। पुराने ज़माने की ह्यूमन बींग्स अपने सराउंडिंग्स को अंडरस्टैंड करने में ट्राई कर रहे थे। एक पुराना इंडियन फिलोसोफर, उसने ये कहा था कि जो मैटर है वो 5 बेसिक एलिमेंट से बना है, और उसने उसे नाम दिया था पंचतत्व। जो जैसे कि एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ये सभी 5 तत्व है जिससे पूरे यूनिवर्स में जो लिविंग और नॉन लिविंग है, ये सभी चीज़ें इस बेसिक 5 एलिमेंट से बनी है। और ग्रीक फिलोसोफर में भी यही सेम क्लासिफिकेशन किया था। अभी जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट है, उन्होंने मैटर को 2 क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई किया, और वो है कि उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर और केमिकल नेचर पर। तो इस चैप्टर में हम मैटर के बेस्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं, और केमिकल एस्पेक्ट्स हम बाद वाले चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर होता है वो एक पार्टिकल से बना होता है। हमें हमेशा याद रखना है कि मैटर पार्टिकल से बना है। पर पुराने समय में, बहुत लंबे समय तक 2 स्कूल ये प्रिवेल करती थी कि नेचर के मैटर के नेचर के बारे में। कि पहली स्कूल ये बिलीव करती थी कि मैटर एक कंटिन्यूस है, जैसे कि जो वुड का ब्लॉक होता है। और दूसरी स्कूल बोल रही थी कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स से बना है, जैसे कि सैंड के पार्टिकल्स। तो आप अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो चलिए हम एक एक्टिविटी को करके इसे देखते हैं कि मैटर कंटिन्यूस है या पर्टिकुलेट है। तो इस एक्टिविटी के लिए आपको एक बीकर लेना है, उसमें थोड़ा सा 100 ml पानी डाल देना है, और फिर उसके बाद उसमें सॉल्ट या शुगर का मिक्सचर डाल देना है, और फिर उसको मिक्स कर लेना है। तो आपको क्या पता चल रहा होगा कि जो सॉल्ट या शुगर है वो गायब हो गई है। कैसे गायब हो गई है भाई? वो तो आप बोलोगे कि वो पानी में डिज़ोल्व हो गई है। तो क्या होता है कि वो सॉल्ट गायब हो गया, क्या कैसे डिज़ोल्व हो गया? तो इसी वजह से हमें पता चलता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, और जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है वो पानी के मैटर के पार्टिकल्स के बीच में मिक्स हो गए। कुछ इस तरह आप तीसरा वाला बीकर देख सकते हो। कुछ इस तरह मिक्स होने से पहले वो इस तरह नीचे बैठ गए थे, और मिक्स होने के बाद वो सभी तरह फैलने गए। तो अभी हम देखने जा रहे हैं कि ये पार्टिकल्स कितने स्मॉल है। तो ये हम एक एक्टिविटी से करते हैं। इस एक्टिविटी के लिए हमें 2 से 3 पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल लेने हैं, और उसे 100 ml वाटर में मिक्स कर देना है, और फिर उसमें से 10 ml अप्रॉक्सीमेटली हमें निकाल लेना है, और फिर 90 ml का जो प्योर सॉल्यूशन का क्लियर वाटर है उसमें डाल देना है। अभी फिर से उस सॉल्यूशन से हमें 10 ml लेना है, और दूसरे 90 ml के क्लियर वाटर में डाल देना है, और इसी तरह हमें ये सॉल्यूशन 5 से 8 टाइम तक डाइल्यूट करते जाना है। और अभी आप देखो
क्या वाटर अभी भी स्टिल कलर्ड है? उसको कुछ तो रंग होगा। चलिए देखते हैं नीचे। देखिए कुछ इस तरह का आपको थोड़े से 2-3 क्रिस्टल्स डालने हैं, फिर इसमें से 10 ml निकाल कर इसमें डालना है, फिर इसको मिक्स करने के बाद थोड़ा 10 ml निकाल कर इस वाले बीकर में डालना है, फिर 10 ml निकाल कर इस वाले बीकर में डालना है। ऐसा करते जाना है और फिर आपको देखना है। तो आपको ये फ़र्क दिख रहा होगा कि ये जो पहला वाला बीकर है उसके मुकाबले जो लास्ट वाला बीकर है वो ज़्यादा फेंट होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि कितने स्मॉल हो सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, जो मतलब पूरे मैटर के पार्टिकल्स कितने स्मॉल हो सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स है वो बहुत से लार्ज अमाउंट के वाटर को कलर कर सकते हैं, अबाउट 1000 लीटर तक। सो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो एक क्रिस्टल है पोटेशियम परमैंगनेट का, उसके कितने टाइनी पार्टिकल्स होंगे। आप सोचो, जो खुद को डिवाइड कर रहे हैं, स्मॉलर बन रहे हैं पार्टिकल्स, जब हम उसे डाइल्यूट करते जा रहे हैं। ये सेम एक्टिविटी हम डेटॉल से भी कर सकते हैं अगर आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं मिलेगा तो। ये स्मेल हम डिटेक्ट करके या डाइल्यूट को रिपीट करके देख सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। तो ये यहाँ हमें पता चलता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स है ये इतने स्मॉल है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो मैटर के पार्टिकल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम देखने वाले हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस है। तो एक्टिविटी हमने पहली देखी और दूसरी देखी, तो उसमें क्या हमने देखा कि जो शुगर, सॉल्ट या डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट ये इवनली वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे। सिमिलरली जब हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, उसी तरह एक टाइप का मैटर दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के बीच में मिक्स हो जाता है और इससे हमें पता चलता है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। अभी हम देखते हैं दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो जो मैटर के पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। तो एक एक्टिविटी देखते हैं। हमें एक इंसेंस स्टिक लेनी है और अपने क्लास के कॉर्नर में रख देनी है और फिर हमें उसके पास जाना है और अभी आप देखो कि उसकी स्मेल आती है क्या नहीं। तो आप बोलोगे कि नहीं आ रही है, तो ये करेक्ट है। और अभी उसको जलाओ और फिर उसका स्मेल देखो और अब बहुत दूर जाओ, फिर भी आपको उसका स्मेल आएगा। अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कर लो, ऐसा क्यों होता है हम आगे देखेंगे। अब दूसरी एक्टिविटी देखते हैं। हमें 2 ग्लासेस या बीकर्स लेने हैं और उनमें पानी भर देना है और फिर पहले वाले बीकर में हमें ब्लू या रेड इंक स्लोली उसके साइड से डाल देनी है और दूसरे वाले बीकर में उसी तरह सिर्फ हनी डाल देना है और फिर उन्हें थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब रख देना है एक कॉर्नर में। और अब आप अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कर लो। आपको ये ऑब्जर्व होगा कि जब हमने इंक डाली तो वो इमिडिएटली मिक्स हो गई, पर आपने देखा क्या कि जब हम हनी का जो एक बूंद डाला तो फिर वो इमिडिएटली मिक्स हुआ क्या? फिर कितना टाइम लगा उसे, कितने दिन लगे पूरे इंक को इवनली स्प्रेड होने के लिए या हनी को पूरे वाटर में। चलिए अगले एक्टिविटी देखते हैं। हमें 2 ग्लास लेने हैं, एक में गर्म पानी और दूसरे में ठंडा पानी लेना है और फिर दोनों में कॉपर सल्फेट के या पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल डाल देना है और उसे स्टर नहीं करना है, मिक्स नहीं करना है हमें। और अब देखो जो क्रिस्टल्स होंगे वो बॉटम में सेटल हो जाएंगे। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो सॉलिड क्रिस्टल्स है ग्लास में क्या होता है जब टाइम पास हो जाता है, थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है उसे। इससे क्या आपको समझ में आता है कि जो पार्टिकल्स सॉलिड के होते हैं और लिक्विड के होते हैं। और आपको ये पता चल रहा है क्या कि जो अगर आपको जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो मिक्सिंग का रेट चेंज हो रहा है कि नहीं, और वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ये पूरी
एक्टिविटीज़ आपने जो ऊपर देखी है 3 एक्टिविटीज़, तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज दे पोजेसेस व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट कर लो या नोटबुक में लिख लो। तो इसमें क्या बताया है कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं, और वो मूव करने के लिए तो आपको पता होगा एनर्जी लगती है, तो उसी एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल्स फास्टली मूव करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। तो हमने अभी ऊपर जो 3 एक्टिविटी देखी है उसमें हमें ये ऑब्जर्व किया है कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से मिक्स हो रहे हैं अपने खुद पे, ना कि हमें मिक्स करना पड़ रहा है। ये इसमें क्या हो रहा है कि जो एक मैटर के पार्टिकल्स है दूसरे मैटर के पार्टिकल्स में मिक्स हो जा रहे हैं, और इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। ये भी आप नोट कर लो कि they do so by getting into the spaces between the particles. This intermixing of particles of different types of matter on their own is called diffusion. ये सब आप नोट कर लो, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। तो अभी आपको हीटिंग पे क्या ऑब्जर्व कर रहा होगा कि डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। कैसे हो रहा है डिफ्यूजन फास्टर? क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, मैंने आपको बताया था, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो पार्टिकल्स फास्टली मूव करते हैं। पार्टिकल फास्टली मूव करते हैं तो इंटरमिक्सिंग ज़्यादा फास्ट होती है। इसी वजह से डिफ्यूजन हीटिंग करने से फास्ट हो जाता है, यही कारण है इसका। तो अभी हम देखते हैं तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स है ये सबसे मेन चीज़ है, आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जो मैटर के पार्टिकल्स है ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए हम एक एक्टिविटी से देखते हैं। प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड ह्यूमन 4 चेन्स एज सजेस्टेड। अभी आपको 4 ह्यूमन के चेन्स बनाने हैं, ग्रुप्स एज सजेस्टेड। अभी आप देख लो इसका पिक्चर, कुछ इस तरह आपको इदुमिश्मी डांसर की तरह ऐसे खड़े होना है। और जो सेकेंड ग्रुप है उनको अपने एक दूसरे का हाथ में हाथ पकड़ के एक चेन बनानी है। और जो तीसरा ग्रुप होगा वो एक दूसरे को सिर्फ उंगली से टच करेगा और ग्रुप बनाएगा, ऐसे चेन बनाएगा। और जो चौथा ग्रुप है स्टूडेंट्स का, वो मतलब भागेगा इधर उधर, और ये जो 3 ह्यूमन ग्रुप्स की चेन है उनको तोड़ने की कोशिश करेगा स्मॉल ग्रुप्स में। तो आपको क्या लगता है कौन सा ग्रुप ईजीएस्ट होगा ब्रेक करने के लिए और क्यों? तो आप बोलोगे कि जो तीसरा ग्रुप है वो इजी होगा। क्यों? क्योंकि उनका अट्रैक्शन कम है, उनकी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का जो सरफेस है वो कम है, इसी वजह से वो इजी जा रहे हैं हमें तोड़ने के लिए। अगर अपने हर एक स्टूडेंट को एक मैटर का पार्टिकल समझा तो कौन सा ग्रुप सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स में एक दूसरे को पकड़ के रखेगा? ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो नीचे कमेंट कीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो मैं बाद में कमेंट्स में बता दूंगा, अगर आप बोलोगे कि आंसर बताओ तो अब हम दूसरी एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी 1.7 है, टेक एन आयरन नेल। आपको एक आयरन नेल लेना है और एक चॉक का पीस लेना है और एक रबर बैंड लेना है, ये 3 चीज़ें लेना है। अभी उनको हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग करके ब्रेक कर देना है। ये तीनों प्रोसेस करके ब्रेक कर देने की कोशिश करनी है। तो इनमें से कौन सा सब्सटेंस आपको ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा मतलब तोड़ने के लिए? तो ऑब्वियसली आप बोलोगे कि आयरन नेल को लग रहा होगा क्योंकि वो एक मेटल है। अभी आपको एक कंटेनर लेना है और थोड़ा सा उसमें पानी भर देना है, और फिर अभी जो वाटर का सरफेस है उसको फिंगर से कट करने की कोशिश करनी है। आप बोलोगे कि क्या बेवकूफ़ है यार, हम वाटर के सरफेस को कैसे कट कर सकते हैं? हाँ भाई, नहीं कर सकते हो तो फिर उसके पीछे क्या रीज़न है कि जो वाटर का सरफेस है उसे हम कट नहीं कर सकते, वो टुगेदर ही रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका कारण मुझे भी नहीं पता, अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, मुझे भी बताइए।
द अबव 3 एक्टिविटीज़ 1.6, 1.7 एंड 1.8, ये अभी 3 हमने जो एक्टिविटीज़ देखी, इसमें हमने क्या देखा कि जो मैटर के पार्टिकल्स है उनके बीच में एक फोर्स होता है जो एक दूसरे के बीच एक्ट हो रहा है, और ये फोर्स एक दूसरे को टुगेदर रखते हैं, और इसी फोर्स को यही फोर्स एक मैटर से दूसरे मैटर तक वेरी करता है, अलग अलग होता है। तो चलिए मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, पूरे चैप्टर का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, कोई भी क्वेश्चन भी नहीं छोड़ूंगा। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, तो ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से मैटर है। तो हमने क्या दिया है, एग्जाम्पल्स है कि चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, almonds, थॉट, कोल्ड, लेमन, वाटर एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो इसमें कौन कौन से मैटर है, तो ये हमें बताना है। अगर आपको आंसर पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत इंटेलिजेंट है, आपको मेरा सिखाना समझ में आ गया है। पर अगर नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। तो इनमें से मैटर है चेयर, एयर, लव नहीं है क्योंकि वो एक फीलिंग है, स्मेल भी नहीं है क्योंकि वो सिर्फ हम एक फीलिंग है और वो एक गैसियस स्टेट्स की वजह से है, ये खुद कोई स्टेट नहीं है। हेट ये एक फीलिंग है, ये नहीं है। ऑलमंड्स ये मैटर है। थॉट ये हमारे विचार है, वो नहीं हो सकते। कोल्ड भी नहीं, ये एक फीलिंग है सिर्फ। लेमन, वाटर ये भी मैटर है, और स्मेल ऑफ परफ्यूम ये भी मैटर नहीं है। तो चलिए हमने अभी देखे कि कौन कौन से मैटर है। पहला क्वेश्चन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, हमें ये जो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन है उसके लिए एक रीज़न देना है। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो टू क्लोज। तो इसमें हमें क्या बता रहा है, क्वेश्चन है कि जो गर्मा गर्म फूड होता है उसका जो स्मेल होता है वो हमें बहुत से डिस्टेंस तक आता है, पर जो ठंडा फूड है उसका हमें पास जाने के बाद भी कभी कभार नहीं आता है। ऐसा क्यों? अभी हमने देखा था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसका डिफ्यूजन का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। मतलब कि जो फूड है, जो गर्म फूड है, उसका हवा के साथ डिफ्यूजन फास्टली होता है, इसी वजह से वो हमें स्मेल आती है। पर जो कोल्ड फूड है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, इसीलिए डिफ्यूजन स्लोली होता है, और इसी कारण वो एक हमें ज़्यादा पास आने पर भी स्मेल नहीं आती है। तो देखिए इसी तरह हमने दूसरा क्वेश्चन भी देख लिया है। तो चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अ ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। सॉरी दोस्तों, ये डाइवर है, मैं ड्राइवर बोला था। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। तो इसमें क्वेश्चन है कि एक जो पानी में तैरने वाला डाइवर होता है वो स्विमिंग पूल में वाटर को ईजिली कट कर सकता है। तो ये कौन सी मैटर की प्रॉपर्टी है जिससे हमें ये ऑब्जर्वेशन दिखती है? अभी इसका कारण है कि जो पानी का जो मैटर पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन है वो कम होता है, इसीलिए जो डाइवर है वो इजीली उससे तैर के कट कर सकता है पानी को। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो मैटर के पार्टिकल्स है उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अभी हमने देखे थे कि सबसे पहले मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, हमने देखा था। और जो मैटर के पार्टिकल्स है ये कंटिन्यूसली मूव कर रहे थे, किस वजह से? क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे से डिफ्यूज़ हो सकते हैं। और चौथी है कि मैटर के जो पार्टिकल्स है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो एक दूसरे से वैरी करता है। और जो पांचवा है वो सबसे मेन है कि जो पार्टिकल्स के जो मैटर के जो पार्टिकल्स है वो उन्हें मास होता है। अभी हमने देखे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो अभी हम देखने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। दोस्तों अभी आप अपने आजू बाजू के मैटर को देखो और उनकी स्टेट बताओ। तो आपने जो मैटर अपने अराउंड्स में देखा है वो एग्जिस्ट करता है 3 डिफरेंट स्टेट में, और वो है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये स्टेट
वेरिएशन में होती है, मतलब अलग अलग होती है। पर किस वजह से? क्योंकि उनके जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती है। तो अभी हम इस तीन प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली स्टेट है द सॉलिड स्टेट। ये सबसे पहली स्टेट है। अभी हम इसे एक एक्टिविटी से देख लेते हैं। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको एक पेन चाहिए, एक बुक चाहिए, एक नीडल चाहिए और एक वुडन स्टिक का पीस चाहिए। और अभी आपको क्या करना है कि इन सभी के शेप से उनके साइड में पेंसिल को ऐसे रख के उनका शेप निकालना है। तो बताओ, इन सभी का डेफिनेट शेप है, उनकी बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट है और उनका वॉल्यूम फिक्स्ड है। तो जो उनका शेप है वो डेफिनेट है, हाँ, और उनकी बाउंड्रीज भी डिस्टिंक्ट है, और जो उनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड ही रहता है क्योंकि वो सॉलिड है। व्हाट हैपन्स इफ़ दे आर हैमर्ड और पुल और ड्रॉप? अभी ये क्वेश्चन है कि क्या होता है अगर आप इसको हैमर करोगे या पुल करोगे या ड्रॉप फेंक दोगे, तो उससे क्या होगा कि उनका जो शेप है या उनका वॉल्यूम है वो चेंज होगा। और ये कैपेबल है क्या डिफ्यूजिंग के लिए? तो ये कैपेबल नहीं है एक दूसरे डिफ्यूज़ करने के लिए। तो अगला क्वेश्चन है, ट्राई कॉम्प्रेसिंग बाय देम बाय अप्लाइंग फोर्स, आर यू एबल टू कॉम्प्रेस देम? अभी आप कैसे कॉम्प्रेस कर सकते हो ये स्टिक के पीस को या पेन को एक दूसरे पे कैसे कॉम्प्रेस कर सकते हो? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रेस दिस ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि वो एक सॉलिड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर हमने जो 3 सॉलिड्स के एग्जाम्पल देखे हैं, तो उससे हमें ये पता चलता है कि ये सभी का एक डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है और फिक्स्ड वॉल्यूम है। इसलिए उन्हें जो कॉम्प्रेसिबिलिटी है वो निग्लिजिबल है। सॉलिड्स की एक टेंडेंसी होती है, जब वो आउटसाइड फोर्स को सब्जेक्ट किए जाते हैं तो वो अपना शेप मेंटेन करते हैं। सॉलिड्स कभी कभार टूट जाते हैं अगर उनको फोर्स दिया, अगर उनकी शेप को चेंज करने के लिए फोर्स दिया तो, क्योंकि वो एक रिजिड है। तो यहाँ पर हमारे लिए थोड़े क्वेश्चंस है और अभी हम इसके आंसर देते हैं। व्हाट अबाउट अ रबर बैंड? इसका शेप हम चेंज कर सकते हैं स्ट्रेचिंग पर, तो ये सॉलिड है कि नहीं? तो अभी हमने देखा था कि सॉलिड तो रिजिड होता है, उसका शेप चेंज नहीं होता है। तो फिर रबर बैंड क्या है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि रबर बैंड एक सॉलिड ही है, क्योंकि जब हम उसे स्ट्रेच करते हैं तो वो उसका शेप चेंज होता है, पर जब हम छोड़ देते हैं तो वो फिर अपने वापस शेप में आ जाता है। इसी वजह से वो एक सॉलिड है। व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? अभी नमक या शुगर के बारे में आपका क्या कहना है कि अगर अब हम उसे डिफरेंट जार में रख दें तो वो अपने दूसरे, मतलब जो जार में रख जा रहे हैं उनका शेप ले लेते हैं, तो वो सॉलिड है क्या? तो हाँ, ये सभी सॉलिड है क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स है वो इतने स्मॉल है कि जो जिसमें डाले उसका शेप उन्हें मिल जाता है। और अभी स्पंज के बारे में, इट इज़ ए सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। अभी ये सॉलिड होने के कारण भी हम इसे कंप्रेस क्यों कर पाते हैं? हमने तो देखा था कि सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर पाते, तो स्पंज को हम कंप्रेस इस वजह से कर पाते हैं क्योंकि उसके बीच में जो होल्स होते हैं उसमें एयर होती है, वो एयर रखता है अपने अंदर, इसी वजह से वो हम उसे दबा सकते हैं। पर जब हम उसकी एयर निकाल ले अंदर की तो वो भी एक सॉलिड की तरह बन जाता है, हम उसे कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं हमारे आंसर करेक्ट है कि नहीं। रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन्स द सेम शेप। अभी मैंने ये आपको यही बताया था कि जो रबर बैंड का शेप है वो चेंज होता है फोर्स डालने पर जब हम फोर्स निकाल लेते हैं तो वो अपने सेम शेप में रीगेन हो जाता है। पर अगर हम एक्सेसिव फोर्स डालें, ज़्यादा फोर्स डालें तो वो टूट सकता है, इस वजह से वो सॉलिड है। अभी दूसरा क्वेश्चन था कि शुगर या सॉल्ट वो एक फिक्स्ड शेप में रहते हैं, तो उसका कारण है कि जो वो एक शुगर का जो पार्टिकल होता है, हमने देखा एक शुगर का छोटा जो कण होता है वो एक क्रिस्टल, उसका एक क्रिस्टल है, वो फिक्स्ड शेप में रहता है। अभी आप उसको अपने हाथ में रखो या प्लेट में रखो, उसका शेप फिक्स ही रहता है, सिर्फ वो ज़्यादा मात्रा में होने के कारण आपको शेप बदलता हुआ ऐसा दिखता है। अभी स्पंज के अंदर मिनट होल्स होते हैं,
और इसमें क्या होती है, जो हवा ट्रैप हो जाती है, जब हम उसे प्रेस करते हैं तो उसकी हवा बाहर निकल जाती है, इसी वजह से हम उसे कॉम्प्रेस कर पाते हैं। तो हमने जो अभी आंसर दिए थे तीन क्वेश्चन के, तो वो आंसर हमारे करेक्ट है। तो चलिए, अब हमने सॉलिड स्टेट देखी है, तो अब हम लिक्विड स्टेट की ओर बढ़ते हैं। चलिए लिक्विड स्टेट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है हमें, इसमें एक्टिविटी 1.10। तो इस एक्टिविटी में हमें पानी, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और एक कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीज़ें लेनी है और डिफरेंट शेप्स के कंटेनर लेने हैं, और फिर हर एक शेप में 50 ml का मार्क लगा देना है एक सिलेंडर, लेबोरेटरी सिलेंडर से। तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या होगा अगर हम इन लिक्विड को फ्लोर पे, यानी कौन से भी फ्लोर पे स्प्लिट कर दे। तो इससे क्या होगा कि जो लिक्विड है सभी फ्लोर में स्प्रेड हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अभी सेकंड क्वेश्चन है कि मेजर 50 ml ऑफ एनी लिक्विड, मतलब 50 ml कौन से भी लिक्विड का लेना है और उसे डिफरेंट कंटेनर्स में ट्रांसफ़र कर देना है वन बाय वन, और फिर हमने चेक करना है कि उसका वॉल्यूम सेम रहता है कि नहीं। तो उसका आंसर है कि अगर हमने एक 1 बाय 1 डाला तो उसका आंसर, उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, बदल नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ उसका शेप बदलेगा पर उसका वॉल्यूम वही का वही रह जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, डज द शेप ऑफ लिक्विड रिमेन द सेम। तो जो लिक्विड का शेप है वो सेम रहता है कि नहीं। तो अभी हमें पता है कि जो लिक्विड है वो जिस कंटेनर में डाले जाए उसका शेप ले लेता है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन यू pour द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर डज इट फ्लो इजीली। अभी इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो हमने अगर ये लिक्विड लिया और एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में फ्लो किया, मतलब डाल दिया, तो ये इजीली फ्लो होगा क्या। तो इसका आंसर है यस, क्योंकि लिक्विड्स का जो मॉलिक्यूलर यानी पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन है वो कम है, इसी वजह से वो इजीली फ्लो होता है। तो इस वाली एक्टिविटी में हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो लिक्विड है उन्हें कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, उन्हें कोई फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता है, और वो जिस कंटेनर में डाले जाए उसका शेप ले लेता है। लिक्विड्स इजीली फ्लो करते हैं और अपना शेप चेंज करते हैं, इसलिए वो रिजिड नहीं है और इसलिए उन्हें फ्लूइड कहा जाता है। ये आप ध्यान में रख लीजिए कि लिक्विड फ्लो एंड चेंज द शेप, सो दे आर नॉट रिजिड बट दे कैन बी कॉल्ड अ फ्लूइड। ये आप नोट कर लो अपनी नोटबुक में। तो अभी हमने जो एक्टिविटीज़ देखी थी कि 1.4 और 1.5, तो उसमें हमने देखा था कि जो सॉलिड और लिक्विड है वो एक दूसरे से डिफ्यूज़ होके लिक्विड में फॉर्म हो जाते हैं। उसी तरह जो एटमॉस्फेयर में जो गैस होते हैं वो वाटर के साथ डिफ्यूज़ होके डिज़ोल्व हो जाते हैं, और वो गैस है कि आपको पता होगा कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो गैस पानी के साथ डिफ्यूज़ होकर मिक्स हो जाते हैं। इसी वजह से तो एक्वेटिक एनिमल्स उसे यूज़ करके जी सकते हैं, और वो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स के लिए ये सभी इसेंशियल चीज़ें हैं। तो जो ऑल लिविंग क्रिएचर्स है, सभी लिविंग क्रिएचर्स, उन्हें ब्रीथ करना पड़ता है अपने सर्वाइवल के लिए। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व हुआ होता है उसे यूज़ करके ब्रीथ करते हैं। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो लिक्विड्स, सॉलिड्स और गैस है ये एक दूसरे में डिफ्यूज़ होकर लिक्विड्स में बदल सकते हैं, और जो लिक्विड्स का रेट है डिफ्यूजन का वो सॉलिड्स से ज़्यादा होता है। और उसकी ये वजह है क्योंकि जो लिक्विड स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं और उनके बीच में ज़्यादा स्पेस होती है, सॉलिड्स से ज़्यादा स्पेस होती है उनके बीच में, इसलिए वो सॉलिड्स से ज़्यादा डिफ्यूजन का रेट हायर होता है। तो हमारा पार्ट फर्स्ट यही ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली पार्ट में।